बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहान सियासत। पहले हिस्से में तो हम बात करेंगे अमेरिका, ईरान और यूरोपीय यूनियन ये एटमी मुज़ाकरात पे जो बातचीत है, 30 अगस्त की डेट दी गई है यूरोप की तरफ से, तो इस पे पहले बात करेंगे। और फिर शाम में इसराइल ने हमला किया है दोबारा, और अब तो इसराइल शाम में उनकी पसंदीदा हुकूमत है उसके बावजूद भी, तो ये क्यों हुआ है इस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे इसराइली बर्बरियत जारी है और कोई रोकने वाला नहीं है। और फिर आखिर में बात करेंगे भारत के ख़िलाफ़ नेटो ने क्या कुछ कहा है। ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन किराम, आज जो मौज़ूआत जो ज़ैन साहब ने बताए हैं उनमें ईरान और अमेरिका के जो मामलात हैं वो फिर से लगता ये है कि नेतन्याहू बिल्कुल ये चाहता है कि किसी भी सूरत में, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे हैं, अगर वो जैसे ही अमन होता है वैसे ही वो ये एक नई जंग छेड़ देता है। और अभी देखिए कि अगर भी मैंने ईरान के साथ मामला निपटा तो उसने इसराइल के ख़िलाफ़ शाम में इसराइल ने हमला कर दिया। वो बिज़ी रख रहा है ताकि उसको निकाल न सके। बेसिकली जो प्रॉब्लम है उनका यही है। और ये भी बात है ये है कि वो दुनिया को जो है वो जंग की आग में धकेलना चाहता है, आलमी जंग के लिए। और बुनियादी तौर पर ये फ़ैसला जो है इन सेवेनियों का है, और जो आलमी तंजीम है इनकी, उनके मुताबिक ये फ़ैसला कर लिया गया है कि दुनिया की आबादी कम करने के लिए जंगें होना ज़रूरी है। तो एक जंग नहीं है, ये जंगों का एक सिलसिला है जो कि इस महीने से लेकर ये 2027 तक ही चलेगा मामला। और 2027 तक वो 20 जंगें होंगी और बहुत तवील जंगें होंगी। जिस तरह कि आप यूक्रेन का मामला देख लीजिए कि यूक्रेन का मामला इतना बिगड़ गया है कि अब अमेरिका जो है उसमें असला सप्लाई डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया है और धमकी दे रहा है कि उस पर मास्को पर हमला कर दिया जाए। तो अब सवाल ये है कि ईरान से अभी जब मामला, ईरान ने बार बार कहा है कि भाई देखिए हम एटम बम नहीं बना रहे हैं। वो उनका जो है वो मौक़िफ़ है कि भाई हम इसको जो है वो इंसानियत के दुश्मन समझते हैं, और जो हम पर पाबंदी आप लगाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा। और हम एटम बम नहीं बना रहे, उनका तो मतलब यही है। अब उन्होंने ये कहा कि साहब अच्छा हम दोबारा से मुज़ाकरा शुरू करते हैं, जो कि P5+ था जो था जी, तो वो मुज़ाकरात अब शुरू होने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि 30 अगस्त या 31 अगस्त तक अगर नहीं हुआ, वो कह रहे आखिरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो आखिरी डेट तो 31 है, तो 31 अगस्त तक नहीं हुआ तो फिर वो पाबंदी आयद कर देंगे। और पाबंदी कौन सी आयद करेंगे? जो कि उन्होंने पहले आयद की थी, जो कि उनके बैंकिंग सेक्टर पे थी, उनके जो उनके बैंकिंग हथियारों पे थी, बैंकिंग से जौहरी आलात पर जो थी वो पाबंदी वो ख़त्म कर दी गई थी। अब वो चाहते ये हैं कि हम स्नैप बैक मैकेनिज़्म का, स्नैप बैक मतलब ये है कि स्नैप कहते हैं कि वक्त मैंने अचानक छोटा सा जो कोई वाक़या हो जाए उसको स्नैप कहते हैं, और बैक वापस जो है वापस इसी पर हम आ जाएंगे। जो ही मायदा हमारा हुआ था उसमें जो पाबंदी लगी थी उसमें ये जो स्नैप बैक का मायदा का जो आपको समझाना चाहते हैं कि ये स्नैप बैक मैकेनिज़्म क्या है। मैंने उसमें ये था कि जो बैंकिंग सेक्टर में आपका जो इसके अलावा जो जौहरी आलात पे हैं और हथियारों पर जो पाबंदी आयद की थी वो दोबारा से आयद कर देंगे, जिस पर जो ईरान ने इसको सख्त रद्द दिया है। वो कहा कि हम इसका सख्त जवाब देंगे। और क्या जवाब देंगे वो जाहिर है कि अब बेसिकली जो इन लोगों ने समझा था कि आप ये ईरान के जो इतने सारे जो साइंसदान शहीद कर दिए गए हैं, और बहुत बड़े जो इनके जो वो फ़ौजी सरबराह थे वो भी शहीद किए हैं, जिनमें से 2 तो वापस आ गए हैं, जिसमें 14 में से या 13 में से तो 11 में उनको शहीद कर दिए हैं। तो अब सूरत हाल ये है, यानी वो रिकवर हो गए होंगे, ज़ख्मी हुए होंगे, लेकिन वो फिर बाद में रिकवर हो गए। तो अब उन्होंने ईरान की हुकूमत ने उनको पेश कर दिया है कि साहब वो तो इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब सवाल ये है कि अब ईरान ने बरतानिया को, यानी अमेरिका ने बरतानिया, फ़्रांस और जर्मनी तीनों से रब्ता किया और कहा कि साहब आपके जो उनका अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है माइक रूबियो ने जो है उनसे रब्ता किया है और कहा कि भाई आपका सब का सब ये तय कर लें। और ये उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया या हमें बेसिकली तो बात ये है कि आप हमें इस बात का यकीनी बनाएं कि कि आप एटम हम नहीं बना रहे हैं। अगर आपके पास यूरेनियम है, जैसे वो कह रहे थे कि 400 गुलाम यूरेनियम है हमारे पास है,
तो भाई आप ये कैसे, ये बातें नहीं करनी चाहिए ना। वो आप करें तो वो कहते हैं इंडिया ने, इसराइल ने ये दावा कर लिया है कि साहब आप यूरेनियम को जो है वो ख़त्म करें, जी वो हमारे हवाले करें, तो फिर हम समझेंगे कि आपने हमला कर लिया। फिर अगर वो हवाले कर देते हैं तो फिर और हमला कर देंगे। तो ये तो एक रूल है। अब जैसे जिस तरह से कि यूक्रेन का हालत है, जी यूक्रेन से उन्होंने कहा था कि हमें यकीन दिलाते हैं कि आपको हम मदद करेंगे। अब जब यूक्रेन के पास एटम बम नहीं है तो फिर रूस हमलावर हो गया। अब 3 साल से जंग जारी है लेकिन अभी तक कोई नतीजा तो निकला नहीं है। तो अब यही सूरत हाल ईरान को वो किसी भी हालत में, जब तक ये इनकी जो ख्वाहिश है इसराइल की, इसको वो पूरा करना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में ईरान को तंग करें। उनके पास एक आसान हदफ नज़र आ रहा है क्योंकि उनके पास एटम बम नहीं है, जी और एटम बम है तो फिर वो उनको शो कर देना चाहिए मेरे ख्याल में, धमाका करना देखिए चाहिए। ईरानियों ने जवाब तुमको अच्छा दिया ना, जो कुछ इसराइल ने किया था उनके खिलाफ। नहीं, जवाब तो बहुत अच्छा दिया। आप अगर उस पर आप बात कर लें तो हम ये समझते हैं कि इसराइल जो समझता था कि हम ईरान बिल्कुल खाली है, और बाज़ औक़ात जो 2-3 दिन के वाक़यात हुए उससे भी नज़र आता था वो जंग तो काफ़ी कई दिन की तवील है, जो एक अर्शे से ज़्यादा है। लेकिन 12 रोज़ तक चली 12 वो। रोज़ की है जी। तो 12 रोज़ की जंग में अगर आप देखें तो पहले 3 दिन तो इसराइल के हैं, जी और फिर बाद में जो उनकी पिटाई हुई इसराइल की, जो उसने कभी देखा नहीं था, जो गज़ब में जो उन्होंने हालत की थी, वही हालत इनकी जो होगी 2 जगह पर हुई, तल अबीब में, और वो जो उनका जो बंदरगाह है वो वहाँ पर इनके उसको तबाह कर दिया। और बंदरगाह के अंदर जो भी एक और अजीब बात ये थी कि इंडिया का जो बहुत बड़ा जो बिलियनर है जी उसका जो है कोई उन्होंने वहाँ पे ठेके पे लिया हुआ था ना एक ठेके पे हिस्सा। नहीं, वो जी उसको उस पर सारा काम कर रहा है, वो वहाँ जी। पर उस बंदरगाह को रवां कर रहा है। तो अब अगर इसको देख लिया जाए तो ईरान ने, इनके पास जो मिसाइल थे, फतेह वो भी फतेह के नाम पर मिसाइल रखते हैं, और खैबर का मिसाइल तो बहुत ही ख़तरनाक है, अभी तक उन्होंने चलाया नहीं है। जी तो ईरानी लीडर ने कहा है कि अभी तो जो कुछ भी हुआ है ये कुछ भी नहीं हुआ, ये ट्रिलर था, अभी तो हम असल जाकर जंग हुई तो हम आपको बता देंगे, और अमेरिका भी बता देंगे। क्योंकि अमेरिका का जो बड़ा अड्डा है, इन्होंने जिस वक्त हमला किया था कतर पर, तो उस वक्त उन्होंने ईरानियों ने हमला जब उसके कतर के इनके अड्डे पर किया था, हवाई इनका जो बेस फौजी है, अड्डा। जी फ़िज़ाई अड्डा जो है, उस पर जब हमला किया था तो उसके बाद ही तो इसने ट्रम्प ने कहा कि भाई आप मजाक करो। अब मेरे ख्याल में उन्होंने शायद वहाँ पर ज़्यादा बेहतर इंतजाम कर लिए हैं, जी और तो इसलिए उनको धमकी दे रहा है। तो इन्होंने कहा कि आपका से हम ज़्यादा अच्छा करें, ज़्यादा ज़बरदस्त करेंगे अमेरिका के ख़िलाफ़। तो अगर वो करते हैं तो अभी अब एक बात मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ जैन साहब की, जो सूरत हाल बन रही है दुनिया के अंदर जंगों की है जंग, और इसमें अमेरिका को इस वक्त जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाना है। अमेरिका की जो ताकत है बिलाखिर ख़त्म हो जाएगी। जी और इनके अंदर जो अंदरूनी खाना भी जो कशमकश चल रही है अमेरिका में, वो ख़ुद भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि ट्रम्प की जो अंदाज़ है हुक्मरानी का, एक तो उनके ख़िलाफ़ में पहले ही वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, वो तो फेल हो गया, लेकिन अभी मुसलसल वो चल रहा है, क्योंकि उसने ईरान पे हमला करके उसको अपने कांग्रेस को अजमात में नहीं लिया था। जी ये बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कभी ना कभी इनके फंसेंगे वो। जी और वो यकीनी तौर पर ये मुझे लगता ये है कि किसी न किसी वक्त में, जिस वक्त भी शायद ये इसराइलियों का स्टाइल है कि उन्होंने इसको जो है वो इसमें फंसा लिया है कि अगर ये पीछे हटे तो फिर हम इस केस में इसको फांस देंगे। जी तो मेरे ख्याल में वो डर गया है ट्रम्प जो है, जो चाहता था कि मैं कोई कर दूँ, लेकिन उसको मालूम हो गया है कि अमेरिका बिल्कुल जो है वो इसराइल के कंट्रोल में है। जी और यही वजह थी कि जो भी आदमी जो है वहाँ पे कोई गड़बड़ करता है उसकी कहते, यानी आप यकीन देखें जिस तरह से जॉन एफ कैनेडी को मारा गया था तो इसराइल ने मारा, उसका जो भतीजा है वो आके पूछता फिरता है कि इसके CIA ने मारा। भाई इसराइल ने मारा, आप उससे करो ना, बदला दो ना उससे, अगर लेते हो तो अपने चाचा का। जी तो जॉन एफ कैनेडी से, जॉन एफ कैनेडी ने जब उस वक्त इन्होंने इसराइल ने अपना एटम प्रोग्राम शुरू किया, तो उस वक्त उन्होंने कहा था हम ये नहीं होने देंगे तुम्हें, उसको मरवा दिया इन्होंने। उसके बाद में हम सारा अमेरिका, जो आप लोग कहते हो ना कि साहब अब आपके मुल्क के अंदर जो है वो किस तरह खामोशी हो, अमेरिका खुद उनके काबू में, हम तो उनके काबू में, कम से कम इसराइलियों के काबू में तो नहीं है ना। जी ना हम किसी काबू में नहीं है कि
हर एक के सामने सर झुका देते हैं, लेकिन अपना काम जरूर करते हैं। जी तो अभी भी ईरान की मदद हमने की है, जिसका वो बार बार तज़किरा कर रहे हैं, लेकिन अब क्या मदद की है हमें नहीं मालूम है। पाकिस्तान के लोग भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कम से कम हमने ये मदद तो की, जो कि वज़ीर दाखिला ने हमारे कहा, वज़ीर ख़ारिजा ने हमारे कहा, साग डार ने, कि भाई जो उन्होंने हमें कहा कि वो ये काम कर दो, वो हमने कर दिया। उन्होंने कहा साहब हमारे आज ही आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी हम उनको फ़ौरी वीज़ा दे देते हैं। हमने उनके लिए कैंप बना दिए, उनके लिए आराम गाहें बना दी है। फिर उन्होंने कहा कि साहब आप ये मसला जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएँ, तो हमने वो अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। उन्होंने कहा साहब आप ये जो भी काम उन्होंने कहा वो हमने कर दिया उनका। जी तो और मज़ीद भी बातें जो हैं वो हमें नहीं मालूम है कि क्या है, लेकिन जो किस्से कहानियाँ सोशल मीडिया में तो बहुत हैं, लेकिन उन पर तो हम नहीं जाते हैं जी जब तक हमारी हुकूमत कुछ न कहे। पाकिस्तान ने कम से कम आपको और बहुत से पाकिस्तानियों को गिला नहीं रहेगा जी कि साहब ये पाकिस्तानी जो है कोई स्टैंड नहीं लेते हैं। इत्तेफाक तो पाकिस्तान ने पूरे जंग में, जब से इंडिया की जंग में हुई उसमें और जो ईरान के साथ जंग हुई उसमें, हमारी तो चार रोज़ा जंग थी, तो 3 रोज़ा समझ लीजिए जी, लेकिन हमने जिस तरह से बुरी तरह से इंडिया को शिकस्त दी है, वो शिकस्त जो है वो अमेरिका के जो सदर साहब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को पता नहीं किस तरह से ये लोग क्या काम करते हैं, क्या क्या असला बना लेते हैं, क्या क्या हथियार बना लेते हैं, हैरत अंगेज़ चीज़ें बनाते हैं और ये बनाते हैं। अब हैरत की चीज़ नहीं बनाते हैं, हमारी टेक्निक ऐसी है कि अब तो जज्बा शहादत से हम लबरेज हैं जी, और जो है वो टेक्निक पे सोच रहे थे। पहले दिन जब S-400 आया था उस वक्त से हम इस चक्कर में लगे हुए हैं कि हम S-400 कैसे तबाह करेंगे। तो आपको याद होगा कि हमने प्रोग्राम में कहा था कि हम इसकी बैटरी तबाह कर देंगे, आपको याद कर ले, आपके पास वीडियो हो तो निकाल ले उसको। मैंने ये कहा कि हम इसकी बैटरी तबाह करते हैं, तो उन्होंने बैटरी तबाह भी की और राडार भी तबाह किया उनका। बैटरी तबाह हो जाएगी तो उनको सप्लाई नहीं मिलेगी तो कहाँ से चलेगा वो जी। तो वो अब सारी दुनिया को पता है कि हमने क्या किया। उसने जो जुमला सवाल किया था हम उसको गलत इंटरप्रेट कर गया कि 2 वीक्स का टाइम दिया कि विदिन 2 वीक्स, विदिन 2 वीक्स हुए, और विदिन 2 वीक्स का मतलब ये कि 2 डेज़ भी हो सकते हैं, जो भी हो सकता है। तो वो हमने समझा कि 2 हफ्ते का वक्त दिया है, लेकिन वो गलत था कि उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था विदिन 2 वीक्स। तो विदिन 2 वीक्स में 2 दिन भी आ जाते हैं, 2 दिन बाद उसने हमला कर दिया। असल मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इजराइल इसको नेतन्याहू लीड कर रहा है। वो जो कुछ हमला करता है फिर वो देखता है कि अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो ट्रम्प साहब उस तरफ चल पड़ते हैं। तो समझते हैं कि ईरान को दबाने का बहुत अच्छा मौका। ये अमरीकियों के सोचने का मकाम है कि उनका मुल्क नेतन्याहू जैसा दहशतगर्द चला रहा है। भाई देखो दहशतगर्द है, इतना बड़ा दहशतगर्द दुनिया में कभी पैदा नहीं हुआ। वो खुलेआम दहशतगर्द है कि गरीबों को मार रहा है जी गजा के अंदर, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इंसानियत की तो जो जी हद हो गई बिल्कुल बिल्कुल हो गया। मेरे साथ ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर अगले मौजू पे चलेंगे। नाज़रीन मुक़्तदा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब ये जो इंडिया वाला मामला है अगर इस पर बात कर लें, अभी वो नेटो ने जो है कि इंडिया भी तो बहुत सारा उसने कई मिलियन डॉलर जो है वो रखे इस काम के लिए, और बहुत सारे असला वो ख़रीद रहा है। तो वो भी मुझे लगता ये है कि ये एक साथ ही शायद इसराइल उसको मजबूर कर रहा है और उससे गलती कराकर वो ये पाकिस्तान को दरअसल वो बिज़ी करना चाहता है कि पाकिस्तान बिज़ी हो जाए। अब ये स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि पाकिस्तान को बिज़ी रखने के लिए इंडिया एंगेज करे हमें, ताकि हम ईरान की मदद न कर सकें। मगर जिस तरह से हमने इस वक्त की है उनकी मदद, कोई मदद जो भी की है हमें नहीं मालूम क्या मदद की है जी, लेकिन उनको इल्म होगा कि क्या मदद हमने कर दी है। तो उनके जो नुकसानात हुए हैं उस नुकसानात में वो ये कहते हैं, एक बात तो है कि उन्होंने खुल कर ये बात कही है कि पाकिस्तान ने अपने राडार और ईरान के राडार को अपने साथ में मुंसलिक कर लिया था जी। और उसने कहा पाकिस्तान अपनी जौहरी ताकत का गलत मतलब फ़ायदा उठा रहा जी, गलत फ़ायदा उठा रहा। तो वो अब बताइए ये हमें बताएगा कि हम गलत खाएँ या सही है। नेतन्याहू साहब जो खुद जो है जुल्म बर्बरीत का एक शाहकार है पूरा उस पर जितना यानी आप ये देखें ना किस तरह कभी भी ये बात इनके साथ में ये बात हिटलर ने जो किया था आज लगता है कि वो सही हुआ। अब बधाई तो ये लगता नज़र आता है। अब तो ये जो नेटो ने इंडिया को कहा है इसके पीछे मतलब क्या है पर्दा? जाहिर है नेटो ने कोई ना कोई काम वो तो ये बात ये कह रहे हैं ना कि रूस से जो आप तेल खरीद रहे हो बहुत माल बनाया है वो इसी माल पे तो नज़र है सबकी। वो कहते हैं कि साहब आप मास्को से लेते हैं और फिर आप महंगा दाम आप बेचते हैं उसको, जिस पर वो इसके ऊपर 100% जो है टैरिफ लगाना चाहता है चीन पर और इस पर जी। और बहाना ये बनाएगा कि आपने रूस से तेल ख़रीदा। अब रूस हमसे कह रहा है कि आप हमें ले लो आप बेचो, तो हम तो ये काम नहीं करेंगे जी। तो क्योंकि फिर बाद में फिर हमें मालूम है कि हमें मुसीबत आ पड़ेगी और उसकी भी डिमांड बहुत बढ़ जाती है एकदम से।
चीनियों की बढ़ी हैं। तो अब इस सूरत हाल में बाज़ार एक मतलब मुझे ये नज़र आती है कि ये कहेंगे कि पाकिस्तान को एंगेज करो और ईरान को और पाकिस्तान को अलग अलग जो है एंगेज कर दो। जी। तो पूरा इलाका जो है वो अभी रिवाल ने चीन से भी वो ज़ाहिर है कि उनके वज़ीर दिफा गए हैं, पाकिस्तान में भी इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा आया है, तुर्की का वज़ीर दिफा आया है जी। और बहुत से कई मुल्कों को और आए हैं कि सब ने कहा है, साउथ अफ्रीका को भी आया है और वो सब ने कहा कि भाई आप जो टेक्नोलॉजी आपने इस्तेमाल की है इंडिया के ख़िलाफ़ वो हमें दें। एक तो ये है कि वो हमें ट्रेनिंग दें जी। ट्रेनिंग भी हमें बहुत से रास्ते खुल गए। J-35 जो हम नहीं ले रहे हैं जी, तो वो अभी J-20 ले लेंगे शायद। तो अब हमें शायद उसकी ज़रूरत नहीं है कि शायद हमने खुद बना लिया हो 5 उसमें ये कान बन रहा है। जी। तो अब वो कोई 1200 को तो किसी ने ऑर्डर दे दिया, 800 किसी ने ऑर्डर दे दिया है कान के लिए, 5th जनरेशन जो तैयारा बन रहा है तुर्की में। तुर्किया वाला। तो पाकिस्तान के साथ में और पाकिस्तान और ईरान ने भी इसमें भी कहा है कि हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। तो पाकिस्तान और तुर्की में पाकिस्तान में तुर्की ने तो शेयर कर लिया क्योंकि इतनी बड़ी तादाद का वो नहीं कर सकता। पाकिस्तान की जो मैन पावर है वो सस्ती है। जी। तो तुर्की ने फिर कहा कि आप बनाओ और फिर हमारे पास जो सिस्टम है और हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो कहीं ज़्यादा हैं तुर्की से। और अगर हमारे पास समझ लीजिए कि कोई 2500 का आर्डर आ गया है यानी तुर्की के पास कान का, तो अगर वो आ जाता है कान का तो वो 2500 कैसे बनाएंगे? जी। उनको तो फिर मदद की ज़रूरत होगी सरमाया। और उसमें इंडोनेशिया ये भी कर रहा है कि वो डेवलपमेंट के चार्जेस जो 10% पहले से दे रहा है आपको। 1.2 बिलियन जो है पाकिस्तान को तुर्की को दे रहा है कि भाई आप डेवलपमेंट चार्जेस भी हम देने को तैयार हैं आपको। जी। और 1.2 बिलियन जो है वो पहले से दे देंगे आपको। तो उस तरह से वो कान जो है वो 5th जनरेशन तैयार है, वो शायद वो J-35 से भी बेहतर है। जी। और F-35 से भी बेहतर है और इकोनॉमिकल भी है उसके मुकाबले। इकोनॉमिकल भी है। जी। इकोनॉमिकल जब होगा जब वो पाकिस्तान में बनेगा। और तुर्किया से भी अगर हम लेना डायरेक्ट तब भी वो उसके मुकाबले में वो तुर्की ने इकोनॉमिकल। तो हमारे साथ माहिदा कर लिया ना। जी। इसमें तो दोनों मुश्तरका बनाएंगे, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में बनेगा, कुछ हिस्सा वहाँ बनेगा। अच्छा, वो जो हम बात कर रहे थे उस पर इंडिया को क्यों इतना नहीं, इंडिया को फिलहाल तो वो पैसे खींचने की बात करते हैं कि इंडिया असल में ट्रम्प जो इतनी बेइज्जती उसकी कर रहा है। दो बातें हो गई। इंडिया ने इसने कहा था कि मैं आपको उसमें रैली में शामिल होऊंगा जो कि आपको इंतखाबी रैली है। जी। इसने दावत दी थी कि आइए रैली में शामिल हो जाए, नहीं शामिल हुआ तो वो उसका बदला ले रहा है वो। जी। वो बहुत ही उसका खर दिमाग है। दूसरा जो बात है वो ये है कि अगर वो इंडिया को आप देखें, इंडिया से पैसे उसके पास 600 बिलियन डॉलर जो हैं उसके पास सरप्लस है। वो अमेरिका लेना चाहता है उससे। जी। किसी न किसी निकलवाना चाहता है। आपको तो कितना है 120-130 करीब बिलियन डॉलर का। जी। तो उस पर नजर है उनकी। कुछ भी नहीं है। जी। तो अब बस ये नहीं है हमारे पास। तो ये है कि जो सलाहियत है जो हमने जो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया है वो बहुत ज़बरदस्त सिस्टम हमने बना दिया। जी। कि साहब हमने उसको सैटेलाइट को भी ले लिया है, हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को भी लिया है, हमने अपने सारे सिस्टम को हमने शामिल कर लिया। इसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो 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 है निज़ाम जो बनाया हमने वो एक ज़बरदस्त निज़ाम बनाया है जो कि चीन को भी हैरत ज़्यादा कर दिया है कि इन्होंने कैसे किया। अब आप कोई आदमी कहेगा कि S-400 का तो उन्होंने ट्रेनिंग नहीं दी थी हमें। जी। उन्होंने तो हमें सिर्फ PL-15 दिए थे और J-10C दिए थे। जी। तो अब उसके बाद तो काम तो बाकी तो ट्रेनिंग का उसका तो हमारा काम था ना, हमारे बच्चों का। भाई आपका राफेल गिरा है ना, आपका जो गरूर था वो खाक में मिला नहीं मिला? नहीं मतलब तो गिराया ना। नहीं, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ। वो जो बरतानिया को जो बहुत बड़ा जो बड़ा साफ़ी है जी, वो पाकिस्तान के सिद्धू साहब से मिला एयर मार्शल से। जी। उसने कहा कि साहब आप किस तरह से कहते हैं कि आपने 6 तैयारे गिराए? 6 नहीं गिराए हमने, 3 राफेल गिराए। उसने कहा 3 नहीं गिराए, हमने 4 गिराए। उसने खुद कहा आपने 4 राफेल हो गए, एक वो सुखोई 30 हो गया, एक एक मिराज हो गया 2000, 7 तो ये हो गए और 8वां वो है जो आपने वो उसका इजराइल का गिराया ड्रोन जो बड़ा तैयार था। बड़ा जो तैयार है जो है। तो अब बहुत से इसमें ये नहीं हुआ कि अब तादाद जो है 250 के करीब हैं। वो तादाद पे अभी भी इंडियन को ज़रा दुख है।
और वो उसका रोना रो रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे। जैन साहब देखिए, जिस तरह से इन्होंने इनका, हमारे यहाँ बहुत मोहताज लोग हैं, हमारे एयरफोर्स के लोग, जी, जब तक वो सबूत नहीं मिलते हैं उस वक्त तक वो डिक्लेयर नहीं करते। जी, और अच्छी बात अभी है। देखें अब किस तरह खूबी के साथ में चुका कि नहीं 4 मामले गिराए हैं राफेल, तो अभी थोड़ी देर बाद में कुछ और बात बताना बढ़ जाएगी, आप देख लीजिएगा जब इनके पास सबूत आ जाएंगे। सबूत के लिए पीछे पड़े हुए हैं ये लोग जी। तो इनके पास जो लेटेस्ट खबर है वो तो यही है कि 9 डिजिटल के पास तो इनके पास रिकॉर्ड है, और 2-4 का और भी है जो कि बहुत से लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, 14 का लफ्ज़ फिगर इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो हम उसको नहीं मानते हैं, 9 तो कन्फर्म बात है। चले अभी इंडियन सोशल मीडिया के जो इंडियन चैंपियन है ना, उनके लिए मजीद 2 कभी आएंगे। अच्छा मेरे साहब ज़रा बात कर लें, ये शाम में देखिए फिर हमला कर दिया उन्होंने, जबकि उनकी अपनी पसंदीदा हुकूमत बज़ाहिर थी। देखिए जैसा ये बात उनकी कोई पसंदीदा हुकूमत नहीं होती है इजराइल की, नहीं इसराइल की तो भाई देखिए ना, उसके प्लान में तो ये है कि हमें इराक पर और सीरिया पर, ईरान पर, उर्दन पे सब पे कब्जा करना है जी। तो वो कमज़ोर हुकूमत लाए हैं ताकि आसानी से उसको दबोच लेंगे। एक वो खरगोश ला के बैठा दिया है जी, आप क्या कहते हैं जब शिकार के जाता है ना जी, वो लेकिन अब उनके सदारती महल पे हमला कर देना, वज़ारत दिफा की बिल्डिंग पे हमला करना, बाद के हथियार कैसे हैं ये भी तो देखना पड़ेगा ना। ईरान से भी ताल्लुकात तोड़े हैं, वो भी अभी तक जोड़े नहीं इन्होंने। लेकिन वो तो मुझे लगता है कि अगर ये इसी तरह नेतन्याहू करते रहेंगे तो वो जुड़ जाएंगे फिर से। नहीं भाई ऊपर बैठा आप उसमें गुलान की पहाड़ी में बैठा हुआ। अब जोरानी साहब क्या कर सकते हैं, वो वहाँ से बम्बारी करेगा, दिमाग तबाह हो जाएगा। दिमाग को तबाह तो नहीं करेंगे ना वो, फिर कोई सरेंडर करेंगे या कोई और करेंगे। तो अब लेकिन बहरहाल ये ज़रूर हुआ है कि अल सफ़ेदा में जो दोनों से शामिल फौज की लड़ाई थी वो थम गई है जी, और उनका मुआहदा हो गया उनके साथ जंगबंदी का, दरूस के साथ जो उनकी लड़ाई थी। हाँ देखो वो दरूस उसकी बात नहीं है, वो तो फिर बशारतुल असद जो है दोबारा आना चाहता है फिर जी। तो अब ये तो मुमकिन नहीं होगा मेरे ख्याल में, ये होगा पता नहीं। साहब देखिए सियासत में कुछ भी नहीं हो सकता है, तो इसी तरह ये भी ऐसे ही हो सकता है कि दोबारा से आ जाएं बशारुल असद वहाँ पे, कोई पता नहीं है जी। क्योंकि अभी तो रूस के पास है तो मुमकिन नहीं है जी, क्योंकि वो रूस के आदमी को ला के यहाँ बैठाएंगे जी। वो जो लड़ाई कराने का बहाना है उनका जी, ये नहीं है कि वो कोई वाकई उसको लाना चाहते हैं। हाँ जाहिर है अभी तो उनको तो ऐसे तो मुसलमानों को, ईसाइयों को, सबको मरवाना है, हिंदुओं को भी मरवाना है जी। और ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसराइलियों का इंडियंस को ये बात मालूम नहीं है कि इसराइलियों का क्या चार्टर है, क्या उनका मंसूबा है, क्या उनका डॉक्ट्रिन है। वो इंसानियत के खिलाफ है, वो अपने अलावा किसी को समझते ही नहीं, इंसान समझते नहीं। वो कहते हैं वो बात बाकी तो आदमी ही नहीं है जी। तो ये इंसान ही नहीं है। तो इंडियन जो भारतीय हैं वो ज़रा इस पे गौर करें। मेरे साथ ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम इजरायली बर्बरियत पे ज़रा बात करेंगे। नाज़रीन मकसद वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब इजरायली बर्बरियत, पहले बात तो हम ये कर लेते हैं कि देखिए इंडियंस को हम ये कहते हैं देखो भाई आप हमारे कितने खिलाफ क्यों नहीं हो, हम आप हमारे खिलाफ पहले दिन से हैं और इजराइल की तरह से आप हमें तबाह करना चाहते हैं। लेकिन हम आपसे ये कहते हैं कि कम से कम ये सोचो कि इसका सबक लो। अभी आपने नैरेटिव चला दिया कि आपके कुत्ते हरे नहीं गिरे, हमारे तो शीशा भी नहीं टूटा, और नया नैरेटिव चला दिया मोदी साहब ने। तो अब बताइए कि आपको इतना बड़ा नुकसान हो गया है, इतने ज़्यादा आदमी आपके मारे गए हैं, कुछ 600 के करीब का फिगर लोग बता रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कहते, 250 को तो फिगर कंफर्म हो गया। तो अब जाहिर है कि जब आप किसी स्टोर पर हमला करेंगे, किसी बड़े अड्डे पर हमला करेंगे तो उसमें 50-60 आदमी होना तो मामूल की बात है ना जी। तो उसमें अगर 26 अगर अड्डे में हमला किया है, ख़ुद वो कह रहे हैं, उनके साफ़ी कह रहे हैं कि राइट फ्रॉम आपका लद्दाख से लेकर और यहाँ रन कश तक आपके अड्डे जितने भी थे सबको हिट किया। अब सवाल ये है कि उसमें कुछ लोगों को ये भी कहना है कि इजरायली भी इसमें काम आए, तो अब वो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं ताकि वो उनकी बेइज्जती होगी इसराइलियों की। लेकिन बहरहाल वो उनके दिमाग में अब दूसरी बात जो है, कोई नहीं देखता दुनिया के अंदर कि गज़ा में क्या हो रहा है। ये नहीं देखते कि गज़ा में जो इंसानियत गरीब आदमी को, यानी पूरा कांग्रेस के जो लोग थे और ख़ुद इंडिया जो था बड़ा चैम्पियन था उनकी आज़ादी का जी, फ़लस्तीन का। वो जब मैं गया 2005 में वहाँ पर चंडीगढ़ में, तो उस वक्त में जो वहाँ की जो हस्कर की जो बेटी थी जी, वो हस्कर की बेटी ने मुझे कहा, वो तकरीर में कहा, रिकॉर्ड पर है तकरीर है उनकी, कि साहब हमने तो सारी उम्र से फ़लस्तीन की हिमायत के पे गुजर गई है, अब आप फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। उसमें था
2005 के सेमिनार जो हुआ था वो जी CCRD IRD में, वो अब वो 5 रोज़ का सेमिनार था। मैं 2 रोज़ रहा, फिर वापस आ गया था मैं। लेकिन 2 रोज़ में भी तो मसला ये था कि वहाँ पर जो बातें हुई उसमें वो मुझे एक जो मेरे साथ गाड़ी में बैठी तो वो मेरे साथ बैठी हुई थी, बैरिस्टर है वो। तो वो बहुत सी बातें उसने कहा कि भाई ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं हमारी समझ में आ नहीं रहा कि ये सारी पॉलिसी बदल रहे हैं। तो आप ये देखो कि क्या अगर आपके साथ भी उन्होंने क्या सलूक किया, अमेरिका क्या सलूक कर रहा है, इसराइलियों ने आपके साथ, वो इंडियन जो गए थे वहाँ पर, उनके जो फौजी वहाँ पर हैं, उनको पनाह गाँव में घुसने नहीं दिया। उनको बड़ी मजाक उड़ाते हैं, गोबर खाने वाले लोग हैं, पेशाब पीने वाले लोग हैं गाय का, हम आपको कैसे बराबर का दर्जा दें। जी तो आप ये सोचें कि भाई आप तो क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं, तो हमें तो अगर आप ये कहेंगे कि साहब आपको हमारा ख्याल क्यों आ रहा है, ख्याल इसलिए आ रहा है कि पूरे इलाका में अगर जंग में जो होगा तो इंसान तबाह होंगे ना जी। आपने जो इतनी तरक्की की है, आपने जो अपने जो बम्बई का जो बनाया है, जो बॉलीवुड जो बनाई हुई है, जिसके जिस अंदाज से आप हरकतें भी कर रहे हैं, आप समझ लेते हैं कि भाई आप हम पे हमला करेंगे, हमारे इलाके पर जो है हमारी जो है सॉवरेनिटी को ब्रीच करेंगे तो हम आपको छोड़ देंगे। हमारी खुद मसारी पे आपने हमला कर दिया कि आपने 4-5 जगह पर हमने हमले कर दिए। कोटली में आपने किया, मुरीदके में आपने किया, अहमदपुर शर्किया में आपने किया, मुजफ्फराबाद में आपने किया। तो कैसे हम आपको बख्श सकते थे कि साहब आपको चौधरी मानने आपके इलाके का, आप चौधरी, हमने कभी आपको माना नहीं है, मानेंगे भी नहीं। जी मेरे साहब 2 मिनट रह गए हैं, वो जो हम इजराइल की बात कर रहे थे। अब देखिए वहाँ पर जो है इजराइल की अगर आप देखें तो सूरत हाल ये है कि ये जो कुछ आपके पास फिगर है ना, अब ये तो है मैं 58,000 तजावज़ कर चुका है। देखिए मेरे साहब ये तो है फिगर जो एक उनकी दिन में, हाँ 94 फलस्तीनी शहीद हुए हैं भाई एक दिन में, ये भी बड़ी बात है 94। अब ये देखो किस कदर बेदर्दी से मार रहे हैं। कोई आदमी को, ट्रम्प साहब को ये बात करते हैं कि साहब मैं उम्मीदवार हूँ उसका, और कहते हैं जंग मुझे पसंद नहीं है। तो आपको ये सब पसंद है, ये आपके सामने हो रहा है, आप कुछ नहीं कर मेरे रहे। ख्याल में वो भी ब्लैकमेल हो गया भाई, जब से वो उसके पास वो आई है, उसके खिलाफ जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जो मूव आई है जी, फिर तो हो गई जी, लेकिन वो लटका तलवार तो लटकी हुई उसके ऊपर। तो अब ये मजबूरी तादाद जो है वो 58,573 हो गई, जबकि 1,29,607 अफराद जख्मी हुए हैं। वज़ारत सेहत ने बताया कि 24 घंटे के दौरान 94 फ़लस्तीनी शहरी इसराइली हमलों में शहीद और 252 जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। अब बताए कुल टोटल आबादी उनकी 22-23 लाख की थी, उसमें से आपने 5-6 लाख आदमी को तो, ये तो वज़ारत सेहत के पास डाटा है, बहुत सारा डाटा तो अभी है ही नहीं, अभी निकलेगा मलबे से पता चलेगा। कह रहा हूँ कि इस कदर इंसानी जंगी जराइम हो रहा है, इंसानियत की तौहीन हो रही है, बर्बरियत की, यानी इससे ज़्यादा बुरी मिसाल कोई दुनिया की तारीख़ में नहीं मिलती है। तो अब ऐसी सूरत हाल में हम अब तो यही कहेंगे कि भाई आप वैसे बहुत से जो 8 कोई 30 के करीब ममालिक ऐसे हो गए हैं जिन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ एक वो मार्च बनाया है कि इसका बाइकाट करेंगे, जिसमें कि आयरलैंड शामिल है। उसमें मेरे साहब ये देखें, इस्लामी मुल्कों को चाहिए कि अब उनसे पूछे कि भाई अब ये मलबे पे क्यों ममारी कर रहे हो आप, अब तो रुक जाओ। नहीं, बस वो उनको शौक़ है मुसलमानों को मारने का। एक आदमी जो चाहता ही है कि मैं जो भी करप्शन किए वो मैं पकड़ नहीं जाऊँ जी, वो भी इसराइलियों को चाहिए ना कि भाई आखिरकार में तुम कहाँ तक बचोगे, कितने तादाद में तुम लोग हो। तो अगर तुम लोग उनको मार रहे हो तो तुम्हें भी कोई ऐसे मारेगा। और याद नहीं तुम्हारी तारीख के अंदर क्या तुम्हें क्रिश्चियन ने कितना मारा है, तुम्हें 5 मरतबा तो बरतानिया ने मारा है, तुम्हें निकाला है, तुम्हें 5 मरतबा तुम्हें स्पेन ने निकाला है, 5 मरतबा तुम्हें फ्रांस ने निकाला है, इटली ने निकाला है, आपके घर जला दिए हैं, आपको ज़िंदा जला दिया है। इसके बावजूद भी आप नहीं मान रहे हो, तो फिर आप अभी तो आपने ये काम कर रखा है। तो फिर मैंने नई थ्योरी ये दी है कि भाई वक्त ये आ गया कि हमें जो हमारे ईसाई हैं और हमारे मुसलमान जिनका इत्तेहाद होना चाहिए, वो यहूदियों को निकाल दें अलग से। अब पहले जो मदद जो ट्रम्प को चाहिए थी पैसे की, वो तो उन्होंने दे दिए, उसको सऊदी अरब ने दे दी है, और कतर ने दे दी है, यूएई ने दे दी है जी। तो अभी आगे बढ़ के थोड़ा सा अपना किताब भी अदा करें ना, कि साहब उनसे कहें कि साहब आप हमारा साथ दें जी। हाँ ठीक है मेरे साहब, वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।